हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज उपस्थित हुए हैं 26 दिसंबर का जो पेपर हुआ है टेक्नीशियन का, और टेक्नीशियन में भी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के डिस्कशन के साथ में इसमें जितने भी आंसर बताए गए हैं सारे के सारे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हैं। साथ ही आप देख पा रहे होंगे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके समकक्ष प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम 27, 28, 29 या 30 को है वो ज़रूर से ज़रूर इनको देख ले, तो उनके समकक्ष प्रश्नों के बारे में उनको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और जो पहला प्रश्न था वो बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स पूछा गया था, यह न्यूटन हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो बल है इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। कुछ राशि देखेंगे एवं उससे संबंधित उसके मात्रक देखेंगे। ठीक है, जैसे लंबाई, लेंथ का मात्रक है मीटर। द्रव्यमान का हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। समय को सेकेंड। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर। ताप यानी हीट को केल्विन। और ज्योति तीव्रता लाइट इंटेंसिटी को कैंडेला में, जबकि पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मापते हैं। अगला जो प्रश्न था, न्यूटन का तीसरा नियम कितनी वस्तुओं पर लागू होता है? तो आपको पता है तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी एक वस्तु है और दूसरा वस्तु, दो वस्तु के ऊपर लागू होगा। कितनी वस्तुओं पर लागू होता है? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स डज न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दो वस्तुओं पर। कितने वस्तुओं पर हो जाएगा? दो वस्तुओं पर। तो हम न्यूटन का कितने नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा? तो 3 नियम दिया गया था। तीनों नियम को देखेंगे तो न्यूटन का जो पहला नियम है, कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी या एक समान वेग में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से पता चलता है? तो न्यूटन के पहले गति नियम से। दूसरा नियम है, किसी वस्तु का त्वरण दो कारकों से प्रभावित होता है, वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल के द्वारा एवं वस्तु के द्रव्यमान के द्वारा। ठीक है, दूसरा से हमको किस चीज का परिभाषा मिलता है? तो फोर्स का परिभाषा मिलता है। एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। और न्यूटन गति का तीसरा नियम तो आप सभी को पता होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है? ठीक है, इसके अंतर्गत जो रुपए की अगर बात की जाए तो 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है। इसके अलावा 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। 3 से 5 साल का सजा और 10 लाख रुपया जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट है सूचकांक से संबंधित। देखते होंगे सूचकांक से संबंधित प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सूचकांक से संबंधित प्रश्न में था, वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वह बिहार का बेगूसराय है। बिहार का कौन सा? तो बेगूसराय हो जाएगा। आगे है दूसरे नंबर पे कौन सा था? तो गुवाहाटी। गुवाहाटी किस राज्य में? आप सभी को पता होगा, वैसे कमेंट करके बताएंगे। असम है। तीसरे नंबर पे दिल्ली है। ठीक, अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 की बात की जाए तो विश्व के 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में जो 83 शहर है वो भारत के हैं। और वार्षिक पीएम पार्टिकल 2.5 सांद्रता के आधार पर भारत का सबसे प्रदूषित देशों में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, भारत किस स्थान पे है? तो भारत तीसरा स्थान पे। पहले स्थान पे बांग्लादेश है और दूसरे स्थान पे पाकिस्तान है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो पाकिस्तान। आगे है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान 93वां रहा है। कौन सा स्थान पर रहा है? तो 93वां। इसके अलावा जो भी सूचकांक है उसका हम लिस्ट आगे देखेंगे। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करते चलेंगे। अब देख लीजिए, अब सूचकांक पूछा तब तो ये तो बार बार नहीं पूछेगा भ्रष्टाचार वाला कि भारत का स्थान क्या है 93। अब इससे संबंधित निकटवर्ती कोई भी सूचकांक पूछ सकता है। तो जैसे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक
अब इसको जारी कौन करता है, ये रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सा है, जर्मन भाषा। अब बताते सारे संस्था जरूरी नहीं है, ठीक है। तो भारत का रैंक कौन सा हो जाएगा, 7वां रैंक। आगे है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत का स्थान कौन सा है, तो 13वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 84वां रैंक का है, और इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण। ये क्वेश्चन नहीं पूछता कौन जारी करता है, क्या बोले कि सब जरूरी नहीं है याद करना कौन जारी करता है, जो इंपॉर्टेंट है वही जानेंगे। लैंगिक असमानता सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है, भारत का स्थान कौन सा है, 129वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, और भारत का रैंक कौन सा है, तो 126वां रैंक है। आगे है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ठीक है, भारत का रैंक है 14वां। वैश्विक नवाचार इनोवेशन ये जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, भारत का स्थान है वैश्विक नवाचार में 39वां। वहीं विश्व वैश्विक भूख सूचकांक, ठीक, और इसको जारी करता है दुनिया भर में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कौन जारी करता है। भारत का स्थान भूख सूचकांक में कितना है, वैश्विक भूख सूचकांक में 105वां। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान, और भारत का रैंक है 40वां, ठीक है। तो सूचकांक वाला लिस्ट एकदम बिल्कुल ध्यान से देख करके जाएंगे। इसी तरीके से फिजिक्स वाले में आप बार बार देख रहे होंगे आपसे यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो यूनिट पे एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। इसके अलावा इंडेक्स में ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या है। एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या होता है, तो वोल्ट होता है। अब हम कुछ क्या करेंगे, कुछ मात्रकों को देख लेंगे, जैसे बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। बिजली का आवेश या विद्युत आवेश का मात्रक है, कूलम। विद्युत विभव का है, वोल्ट। प्रतिरोध का है, ओम। विद्युत चालकता का है, सीमेंस। चुंबकीय प्रवाह का है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है, टेस्ला। ऊर्जा कार्य ऊष्मा का है, जूल। शक्ति का है, वाट, ठीक है। आगे देखेंगे 2023 में प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन्हें मिला है। 2023 का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है, तो दोनों व्यक्ति बैडमिंटन से संबंधित है, और ये मिला है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जिनका संबंध बैडमिंटन से है। इसके अलावा रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, इनका भी संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। हम कुछ खेल को देखेंगे एवं देखेंगे उसका संबंध, कुछ पुरस्कार को देखेंगे, इसके अलावा देखेंगे उसका संबंध किस खेल से है और किस वर्ष से प्रदान किया जाता है, ठीक। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसे हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के भी नाम से जानते थे, अब इसी का नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसे दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, और शुरुआत हुआ था 1991 में। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है, खेल से है, और अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1961 से। द्रोणाचार्य खेल एवं खेल में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है, मतलब टीचर को दिया जाता है, ठीक ना। और इसका शुरुआत हुआ, द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत हुआ 1985 से। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये खेल वाला ही हो गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया है बस, ठीक है। कब से दिया जा रहा है, तो 2002 से दिया जा रहा है, नहीं ये मेजर ध्यानचंद दूसरा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये था हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आगे देखेंगे भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों की मेजबानी में भारत की रुचि व्यक्त करने के लिए आईओसी से को औपचारिक रूप से एक आशय पत्र प्रस्तुत किया है, 2036। अब देखिए कोशिश किया जा रहा है इंडिया के द्वारा कि इंडिया भी क्या है ओलंपिक का आयोजन भारत में करे। अभी तक तो नहीं किया गया है, उम्मीद कब जता रहे हैं हम लोग, करेंगे 2036। और आपको पता होगा शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होने वाला है, तो मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो इटली में होगा। वहीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 कहाँ पे होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और 2036 वाला कहाँ पे, पूर्ण संभावना है कि इंडिया में हो। बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि भाई इंडिया में भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। और जनरली हम लोग जो ओलंपिक की बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं, कभी भी आपको शीतकालीन की बात करेगा तो शीतकालीन लिखा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक लिखा है, इसका मतलब समझ लीजिएगा ग्रीष्मकालीन, ठीक। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर जो है लॉसन शहर है स्विट्जरलैंड का, ठीक। और जो लास्ट ओलंपिक हुआ है 2024 वाला, वो कहाँ पे हुआ था, तो
पेरिस में हुआ था, जिसमें भारत का स्थान 71वां स्थान रहा था। पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो 71वां। ठीक, इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 का टोक्यो ओलंपिक 2020 नहीं होकर के 2021 में हुआ था। ठीक है, कोरोना के कारण 2020 में नहीं हो पाया था, 2021 में हुआ था और भारत का स्थान कौन सा था? 48वां स्थान था। आगे देखेंगे, जो कोई प्रश्न पूछा गया था कि पत्रकारिता, साहित्य, शिक्षा में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्म भूषण से किन्हें सम्मानित किया गया है? ठीक है, साल तो 2024 में पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए कुंदन व्यास को, किनको मिला है? तो कुंदन व्यास को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जहाँ तक बात किया जाए पद्म भूषण का या पद्मश्री पद्म भूषण का, तो कुल पद्म पुरस्कार मिले हैं 132 लोगों को। टोटल कितने लोगों को मिला है? तो 132 लोग को। इसमें से 5 मिला है पद्म विभूषण को, 17 मिला है पद्म भूषण और 110 मिला है 110 लोगों को मिला है पद्मश्री। और आपको पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न है। इसके बाद दूसरे स्थान पे पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। ठीक है, कौन सा हार्मोन जो है विकास को नियंत्रित करता है, खास करके तना में कोशिका की वृद्धि को उत्तेजित करता है, तो वो ऑक्सीन हार्मोन है। कौन सा? तो ऑक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? ऑप्शन में था NaOH था, लार था, रक्त था। तो आपको पता है NaOH जो है सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है? तो NaOH है और इसका pH वैल्यू होता है 13। जिसका भी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा वो क्षार होगा, और pH वैल्यू लेस देन 7 होगा वो अम्ल होगा, और pH वैल्यू 7 होगा वो उदासीन होगा। ठीक है ना? तो pH वैल्यू का मान आपको पता है, कल भी देखे थे क्वेश्चन पूछा था, pH वैल्यू का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के 14 तक। सबसे ज़्यादा pH वैल्यू NaOH का यहाँ पे हो जाएगा। यदि कोई पदार्थ किसी विलयन में घुलने पर OH माइनस आयन देता है तो इसको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगर OH माइनस आयन दे दिया विलयन में घुलने पे तो क्या कहला जाएगा? क्षार कहलाता है। प्रबल क्षार, हाँ क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षार होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, दूसरा कमजोर क्षार होते हैं। अब प्रबल क्षार देख लेते हैं, किसको कहेंगे? जब यह पानी में घुल जाता है तो OH की सांद्रता अधिक होती है। उदाहरण के लिए जो प्रबल क्षार के उदाहरण है वह देख लीजिए ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि हो जाएगा। जबकि कमजोर क्षार पानी में घुलने पर क्या होता है? OH की सांद्रता कम होती है। इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे देखेंगे। आप लोग चाहेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। पौधा अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करता है? इन व्हाट फॉर्म डू प्लांट्स एक्सपेल देयर एक्सट्रैक्टरी सब्सटेंसेस? तो पौधा मुख्य रूप से पत्तियों पर स्थित रंध्र, पत्ती पर स्थित जो छिद्र होता है उसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अपशिष्ट के रूप में अपने उत्सर्जक पदार्थ के रूप में बाहर निकालता है। इसके अलावा तना वगैरह से भी निकालता है, जैसे लाह वगैरह हो गया, लट्ठा वगैरह जो निकलता है पेड़ से, सब क्या उसका अपशिष्ट पदार्थ ही है। पौधा कई तरह से उत्सर्जित पदार्थों को अपने शरीर से, अपने पेड़ से बाहर निकालते हैं। जैसे पौधा पत्तियों के जरिए क्या निकालता है? जलवाष्प और गैसों को छोड़कर उत्सर्जन करते हैं। छाल से भी करता है, जल में भी करता है, मिट्टी में भी करता है, फूल और बीजों से भी करता है। आगे देखेंगे तापमान, जो प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था, तापमान बढ़ने पर विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इफेक्ट डज डिफ्यूजन हैव ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर? तो ताप बढ़ने पर विसरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि ताप बढ़ने पर क्या होता है? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तभी तो आप लोग रेल का पटरी होता है गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है? फैल जाता है, दोनों पटरियों के बीच में क्या हो जाता है? गैप दिया जाता है, जिसके कारण कण तेजी से और ज़्यादा बार निकलने लगते हैं। इससे विसरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। विसरण से संबंधित कुछ बात देखेंगे, विसरण आखिर में होता क्या है? तो विसरण का सीधा सा मतलब है कि पदार्थ के अलग अलग कण, ठोस द्रव गैस का आपस में मिल जाना, पदार्थ के जो अलग अलग कण है उसको आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है? विसरण। गैस में विसरण सबसे ज़्यादा दर से दिखता है, बिल्कुल, जबकि ठोस का सबसे कम होता है। गैस का कण एक्चुअली दूर दूर होता है, फटाफट मिल जाता है। आगे है, गैस को द्रव में बदलने के लिए तापमान और दाब को क्या करना चाहिए? जो गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? तो तापमान को कम करना पड़ेगा। तापमान देंगे तो क्या हो जाएगा? और तो दूर दूर फैल जाएगा ना। हमको क्या करना है? गैस से किस में चेंज करना है? द्रव में चेंज करना है। तापमान कम कर दीजिए। आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि जो जल का बाष्पीकरण होता है ऊपर जाने के बाद वहाँ पे टेम्परेचर में कमी होता है,
और इसी का क्या होता है, संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है और यह जल के बूंद के रूप में संघनित हो जाता है। जिप्सम का CSO4 इंटू हाफ H2O, ब्लीचिंग पाउडर का CSO4 इंटू 2H2O, साल्ट लाइम का होता है CaOCl2। आगे है बंदूक की गोली का चलना किस ऊर्जा का उदाहरण है। जो बंदूक की गोली चलता है वह किस ऊर्जा का उदाहरण है, तो गतिज ऊर्जा का। चूंकि बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक के अंदर मौजूद स्थितिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है। आगे प्रश्न था कि मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं। मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो मनुष्य में गुणसूत्रों में कुल कितना जोड़ा होता है, आपको पता है 23 जोड़ा होता है। संख्या में कितना होता है, तो 23 दूना 46 होता है, जिसमें जो होता है 22 जोड़े को ऑटोसोम्स कहते हैं। 22 जोड़ा क्या होता है, ऑटोसोम्स होता है। ठीक, इसके अलावा एक जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, जो नवजात शिशुओं के जो नवजात जो होता है, बच्चा होता है, शिशु होता है, उसका लिंग का निर्धारण करने में सहायक होता है। आगे है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी भारत की जनकला की शुरुआत कब किया था। ठीक है ना, संस्कृति मंत्रालय, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि परी जो है, प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय के द्वारा, तो संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के अवसर पर शुरू की गई थी, जो 21 से लेकर के 23 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, देख लेते थोड़ा सा प्रोजेक्ट परी के बारे में। इसका उद्देश्य था दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को विकसित करना, इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में भव्यता जोड़ना। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से जनन करते हैं। जो एक कोशिकीय जीव है वह किस प्रकार से जनन करते हैं। हाउ डज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो एकल कोशिका जीव जो होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन का उपयोग करते हैं। कैसा करते हैं, अलैंगिक प्रजनन। या बहुत तेजी से दो समान भागों में टूट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। इसे द्विधारी विखंडन भी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन की बहुत ही आम प्रक्रिया है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कितने प्रतिशत पर वाणिज्यिक बैंकों को लोन देगी। ठीक है, ये वाणिज्यिक बैंक, जब आरबीआई, कल भी एक क्वेश्चन देखा पूछा गया था आपसे, जब आरबीआई किसको देता है, वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल बैंक या फिर बैंक को जो लोन देता है उसको बोलते हैं, जो दर जिस दर से ब्याज लेता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। और रेपो रेट कितना आता है, 6.05। और यही क्या होता है, जब बैंक, केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई को जो देता है लोन, तो उसको बोलते हैं, जिस ब्याज दर होता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में कितना है, 3.35। कभी भी आपको पता है कि आरबीआई ही जो लोन देगी उसी का दर ज़्यादा होगा ना, तो रेपो रेट क्या हो जाएगा, कभी भी ज़्यादा हो जाएगा। किससे, बैंक द्वारा दिए गए ऋण से, रिवर्स रेपो रेट से। आरआर कभी भी ज़्यादा होगा, वही देखेंगे। रेपो रेट कितना है, 6.50%। रेपो दर वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई व वाणिज्यिक बैंकों आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। रिवर्स रेपो दर क्या होता है, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो 3.35। रेपो रेट कितना है, 6.50। आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो जाती है, आधा हो जाएगा। चूंकि प्रतिरोध और धारा क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारा का टिमटिमाना किसके कारण, कुछ प्रश्न, एक दो प्रश्न कल का भी है, ठीक है ना, लास्ट शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का, कल का निकल तो एग्जाम नहीं होता 25 को, 24 तारीख वाला है। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना है, इन परतों का अपवर्तक सूचकांक अलग अलग होता है। जब तारे से प्रकाश हमारे वातावरण में गुजरते हैं तो ये कई बार अपवर्तन से गुजरता है। इस दौरान कुछ प्रकाश किरणें सीधे हम तक पहुंचती है, जबकि कुछ हमसे दूर और हमारी ओर अंकन करती है। यह इतनी तेज से होता है कि तारे क्या होते हैं, टिमटिमाहट टाइप में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है नाभिक प्रोटॉन। हाँ, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, का बना होता है, जिसमें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। जी जी, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन अलग है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मॉलिक्यूल्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमको पता है किसी भी तत्व के क्या है, मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, तो मौलिक कण है। वही मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स यानी कि
अणु हो जाएगा, मॉलिक्यूल का हो जाएगा, अणु हो जाएगा। और यौगिक के जो सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो अलग कौन हो गया? मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों परमाणु के अवयव हैं या मौलिक कण हैं। जबकि मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, यह अणु का सूक्ष्मतम कण होता है। इस प्रकार से जो हमारा जो 26 दिसंबर का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो 26 दिसंबर 2024 का टेक्नीशियन का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है। और ये जो सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों के से डिस्कशन के लिए, ठीक है ना, कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, किस टाइप के प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नों का लेवल क्या था, ठीक है ना, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट हो रहा है प्रश्न। चलिए देखते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल त्यौहार को त्योहारों के त्यौहार के नाम से जानते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार को ही त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। यह जो हॉर्नबिल त्यौहार है नागालैंड में किस लिए मनाया जाता है? तो ये नागालैंड राज्य दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और यह 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक उत्सव को मनाया जाता है। ठीक, तो जैसा कि आपको पता हो कि जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन तो इवन रिपीट भी कर रहा है, और बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि विभिन्न राज्यों में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में उगादि मेन रूप से मनाया जाता है। दीपावली तो कॉमन त्यौहार हो गया। अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग। बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। छठ पूजा कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहार का। हरियाली कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो छत्तीसगढ़ का। कृष्ण जयंती और सिगम उत्सव यह गोवा में मनाया जाता है। नवरात्रि पे गरबा गुजरात हो जाएगा। बैसाखी कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो हरियाणा का। वहीं दशहरा और होली कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो हिमाचल प्रदेश। सरहुर कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? झारखंड। युगादि कर्नाटक का प्रमुख त्यौहार है। ओनम केरला में मुख्य रूप से मनाया जाता है। होली दशहरा मध्य प्रदेश से तो कॉमन हो जाएगा बिल्कुल। गणेश चतुर्थी कहाँ का मुख्य रूप से त्यौहार है? तो महाराष्ट्र। चिराब लैंगवा होवाचा यह मणिपुर का त्यौहार है। चपचरकुट मिजोरम का है। हॉर्नबिल हार्वेस्ट फेस्टिवल नागालैंड का। रथ यात्रा उड़ीसा का। बैसाखी और लोहड़ी पंजाब का। तीज राजस्थान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। मुख्य रूप से सोलो याकाट संबरको यह सिक्किम में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में। बथुकम्मा पंडुग तेलंगाना में। बैसाख त्रिपुरा में। वहीं होली उत्तर प्रदेश। होली और बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा उत्तराखंड। दुर्गा पूजा और काली पूजा कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। चलिए आगे देखते हैं जिन प्रश्नों को पूछा गया है। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपसे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस? महाराष्ट्र राज्य है। यूपीएस है क्या? तो केंद्र सरकार एक नया पेंशन स्कीम लेकर के आया है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। और इस योजना का जो मकसद है वह सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद ग्रांटेड पेंशन देना है। और इसका फायदा किसको मिलेगा? तो केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को मिलने वाला है। आगे देखेंगे, मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 में लोकसभा में पेश किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य किस अधिनियम को निरस्त करना था? ठीक है, तो जो मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 है लोकसभा में जो पेश हुआ, इसका उद्देश्य है मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझ लेते हैं 1923 का मुसलमान वक्फ अधिनियम क्या है। तो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923
वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और उनसे जुड़े खातों के रखरखाव और प्रकाशन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के बारे में कुछ खास बातें हैं। तो इस अधिनियम के बारे में जो कुछ खास बातें हैं वो है कि इस अधिनियम के तहत मुसलमान कानून के मुताबिक अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्य से किसी संपत्ति को समर्पित करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? वक्फ कहा जाता है। और इस अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम अधिकारी की ओर से नियुक्त मुतब्लिग के द्वारा करता है। आगे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा समभारिक है? ठीक है, समभारिक पूछ रहा जिसका भार समान हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, सिंपल सा। कौन सा समभारिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोबार? ठीक, तो वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती है लेकिन परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न होगा, उसे क्या कहेंगे? समभारिक कहेंगे। द्रव्यमान संख्या तो क्या हो गया? समान हो गया, लेकिन उसका परमाणु संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। जैसे आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। ठीक है, जैसे आर्गन परमाणु संख्या 18 है, परमाणु भार 40 है। पोटेशियम परमाणु संख्या 19 है, परमाणु भार 40 है। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है, परमाणु भार 40 है। देख पा रहे होंगे सभी का भार क्या है? समान है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। तो ये समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जब अलग अलग होती है तो उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक, समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन 612 और कार्बन 614 होता है ना। या परमाणु संख्या देखिए समान लीजिए है, लेकिन परमाणु भार क्या है? भिन्न भिन्न है। तो ये क्या हो जाएगा? समस्थानिक। उदाहरण कार्बन 12 और कार्बन 14 क्या है? तो समस्थानिक है। समभारिक अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान हो लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है, उसे क्या कहेंगे? समभारिक। और समभारिक परमाणु के परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या क्या होती है? तो अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए कार्बन नाइट्रोजन क्या है? तो समभारिक है। कार्बन 614 भी होता है, नाइट्रोजन 714 होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का परमाणु भार 40 नहीं 14 होगा, जिन दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है? कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में, लेकिन धातु की बात कर रहा है तो धातु पूछ देगा तो पारा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। और वहीं अगर अधातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता। ठीक है, मरकरी का परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है, और इसका एक अयस्क है सिनेवार। क्वेश्चन पूछेगा सिनेवार किसका अयस्क है? तो सिनेवार मरकरी की यानी कि पारा का अयस्क है। प्रतीक इसका क्या होता है? Hg होता है। परमाणु संख्या 80 है। सिनेवार इसका अयस्क है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्शन? ठीक है, तो यह अभिक्रिया कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस अभिक्रिया का जो समीकरण होता है वो AB + CD हो जाता है। ए कहाँ चला जाता है? यहाँ, और सी के साथ में कौन आ जाता है? तो बी। ठीक है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? O2 का पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन का, सिर्फ ऑक्सीजन का होता तो 16 हो जाता, O2 का हो जाएगा 16 दूनी 32। ठीक है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? आता है 16 होता है। ठीक, किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इस थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे है 1 वोल्ट इक्वल टू, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल पर कूलम्ब होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 जूल पर कूलम्ब के बराबर होता है। अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखा है, m द्रव्यमान को कोई वस्तु पृथ्वी के सतह पर रखा है तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका मान क्या होगा? अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m है, और पृथ्वी की सतह पर रखा है, उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान Gme × mr2 होगा, जहाँ g क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक है। ठीक है ना।
और पृथ्वी की सतह पर यदि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को पृथ्वी का क्या कहते हैं, तो गुरुत्व करते हैं और इसे जी से दर्शाया जाता है। और पृथ्वी की सतह पर जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या हो जाता है, अधिक होता है। आप लोग वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा था, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन फोर्स एक्ट अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, तो ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। हाँ जी हाँ, किया गया कार्य धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्यों भाई, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। जब किसी वस्तु पर लगाया गया कुल बल उसकी गति की दिशा के विपरीत होने पर उसकी गति क्या हो जाती है, कम जाती है। उदाहरण के लिए ऊपर की ओर जब फेंकी हुई गेंद की गति तब तक कम होती जाती है जब तक वह उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुंचती है। ठीक, और विपरीत दिशा में बहने वाली हवा द्वारा कार पर किया गया कार्य भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को योग को क्या कहते हैं, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड, तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। किसी वस्तु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो किसी वस्तु की कुल ऊर्जा होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो काम करने के लिए किया जाता है। आगे है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा दोष होता है, विच डिफेक्ट्स अकर इन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो मायोपिया के निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इससे क्या होता है कि दूर की चीजें धुंधली दिखाई पड़ती है। ठीक, और मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। वहीं हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं और इसमें पास की चीजें धुंधली दिखती है। ठीक, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। और हाइपरमेट्रोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। आगे जो प्रश्न था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है NaCO3। इसको गर्म करने पर क्या बनेगा, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। NaCO3 को गर्म करने पर क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। यह आप रासायनिक समीकरण देख सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट कौन जारी करता है, नीति आयोग। अगर भारत में बात किया जाए तो कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। ये वैश्विक स्तर पर भी निकाला जाता है। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य 2024 के सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो जो संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत को स्कोर मिला था 63.99, और इसके साथ ही भारत का स्कोर कितना था, तो 109वां स्थान था। किस स्थान पे था, 109। अगला जो प्रश्न है, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पहले पायदान पे कौन सा राज्य रहा, तो पश्चिम बंगाल रहा। कुल पदक कितना जीता है, 251 पदक, जिसमें 67 गो स्वर्ण था, 43 सिल्वर था एवं 41 ब्रॉन्ज था। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2। ठीक है, इसको गर्म करने पे क्या मिलता है, तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं। PbNO3 होल 2 को गर्म करने पे लेड ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। और यह क्या हो गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे देखेंगे, पत्तियों द्वारा जनन करने वाले पौधे किसके जरिए प्रजनन करते हैं, पत्तियों द्वारा जनन करने वाले पौधे किसके जरिए प्रजनन करते हैं, तो वनस्पतिक प्रवर्धन के जरिए, जिसको कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। ठीक, एक पौधा जो पत्तियों के द्वारा वनस्पतिक रूप से प्रजनन करता है वह कौन सा है, तो ब्रायोफाइलम है। कौन सा हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। अगला था कि स्पायरोगैरा में प्रजनन का तरीका है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगैरा इज, विखंडन है, फ्रेगमेंटेशन है। क्या है, तो विखंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन।
अगला क्वेश्चन था कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? ठीक है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हवा में रहने पर जलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वर्क्स इफ केप्ट इन एयर? ये बहुत ही ज़्यादा रासायनिक अभिक्रियाशील धातु होता है, इसलिए ये जल जाता है हवा रहने पर। सोडियम पोटेशियम जैसी धातुएं क्या होता है कि हवा में रखने पर जलती है। मैग्नीशियम भी हवा में रखने पर जलता, लेकिन सोडियम की तुलना में थोड़ा कम अभिक्रियाशील होता है। आगे है, हाँ जी हाँ, मैथ का क्वेश्चन इस टाइप का। मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना, मैथ नॉर्मल है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे देखिए, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो अब निकाल करके भी जोड़ सकते थे। कितना हो जाएगा? 1 to 9। इस प्रकार से जो 26 तारीख का हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर था, यही सब प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। और इससे संबंधित आपको जो भी प्रश्न बन सकते थे, उन प्रश्नों को इसमें भी इंक्लूड किया गया है। चलिए, ऑल दी बेस्ट आगे के एग्जाम के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करते हुए चलेंगे एवं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो 26 दिसंबर थर्ड शिफ्ट टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, उनके प्रश्नों के साथ में हम लोग जो थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों को तो देखेंगे ही देखेंगे, इसके अलावा उससे संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे, जिससे कि आगे आने वाले परीक्षाओं में भी ये प्रश्न उपयोगी हो। चलिए, तो प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न था कि साल 1913 में आई भारत की पहली स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? तो भारत में आई 1913 में भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र था। ये मूक फिल्म था, बिना बोलती हुई फिल्म थी, ठीक है। जबकि आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है, तो 1931 ईस्वी में फिल्म बना था आला मारा। कौन सी मूवी? तो आला मारा। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सा है? आला मारा। कब बना था? 1931 में। डेट भी, ईस्वी भी पूछता है। वही प्रथम मूक फिल्म कौन सा है? राजा हरिश्चंद्र। कब बना था? 1913 में, ठीक है। और राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दादा साहब फाल्के के द्वारा। दादा साहब फाल्के के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे, कोशिका की खोज कब हुई थी? अगला प्रश्न जो था वो प्रश्न पूछा गया था, कोशिका की खोज कब हुई थी? तो कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने मृत कोशिका की खोज 1665 में किया था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था, ठीक। वहीं जो ल्यूवेन हॉक है, इनके द्वारा 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किया गया। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा आपको पता चल गया, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। जनरली जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर सीधा पूछा जाएगा कोशिका की खोज कौन किया, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। कब किया है? तो 1665 में। आगे देखेंगे, ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। अगर जीवित कोशिका पूछा जाएगा तो ल्यूवेन हॉक हो जाएगा। और जो रॉबर्ट हुक है, मृत पादप कोशिकाओं की खोज कॉर्क के टुकड़े के माइक्रोस्कोप के से देख करके किया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में, जो लोकसभा का चुनाव 2024 का हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कुल कितने सीटें मिली है? क्वेश्चन पूछा गया है कि बीजेपी को टोटल सीट कितना मिला है लोकसभा चुनाव 2024 में। सही आंसर हो जाएगा 240। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से किन पार्टियों की कितनी सीटें मिली है। तो भाजपा को 240 मिला था, कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37, तृणमूल कांग्रेस को टीएमसी को 29, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके को 22, तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली थी, ठीक है। तो भाजपा ने, चूँकि हमको चाहिए कितना, 272 सीट चाहिए टोटल सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो भाजपा एक टीडीपी से सहयोग लिया, तेलुगु देशम पार्टी से, इसके अलावा जेडीयू से, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का, इन दोनों के सहयोग के फलस्वरूप उनका 272 संख्या पुर गया, जादुई आंकड़ा पुर गया। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी बन गया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव किसको बोलेंगे? जिसमें केवल एक कोशिका होगा उसे हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे, ठीक है। और एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट। ये सब क्या हो गया? एक कोशिकीय हो गया।
वही हाइड्रा जो है वो हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा किस प्रकार का जीव है? तो बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा, हाँ, हाइड्रा किस प्रकार से प्रजनन करता है? तो नवोदित नामक विधि से प्रजनन करता है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल में क्या मिलाने पर OH माइनस आयन देगा? जल में क्या मिलाने पर OH माइनस आयन देगा? तो पानी में जो होता है क्षार मिलाने पर उसमें क्या निकलता है? तो OH माइनस आयन उत्सर्जित होता है, जिसे NaOH को डाल दीजिए जल में। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा? इसमें OH माइनस आयन निकल जाएगा। आगे था, पीएच स्केल में किसका आयन मापा जाता है? पीएच स्केल से किसका आयन मापा जाता है? तो पीएच स्केल से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल या फिर OH माइनस आयन की सांद्रता मापी जाती है। और आपको पता है पीएच पैमाना 0 से लेकर के 14 तक होता है। 7 से कम पीएच वाला अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा पीएच मान वाला क्षारीय होता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 किसने जीता? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 किसने जीता? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो जीता है महाराष्ट्र जीता है और उसने 57 स्वर्ण पदक, 48 रजत और 53 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, जब पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है तो रक्षक कोशिकाएं पानी को सोख लेती है और रक्षक कोशिका एवं रंध्र क्या होगा? इसका जवाब आपको देना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो देख लेते हैं। जब रक्षक कोशिका, जिसको कि हम गार्ड सेल के भी नाम से जानते हैं, पानी के संरक्षण वाटर कंजर्वेशन में सहायता करता है। पत्तियों की सतह पर स्थित छोटे छिद्र, जिसको टोमाटा कहते हैं, ये खुलने और बंद होने को नियंत्रित करके जब पानी प्रचुर मात्रा में होता है तो रक्षक कोशिकाएं क्या हो जाती है? फूल जाती है और स्टोमाटा को खोल देती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए गैसों का आदान प्रदान हो सके। जब पानी की कमी होती है, जब कमी होता है तो रक्षक कोशिकाएं क्या होती है? सिकुड़ जाती है, स्टोमाटा को बंद कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पानी की हानि कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित के बारे में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, निलंबन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। हाँ, नहीं हो पाता है। ठीक है, नहीं होता है तो ये तो गलत हो जाएगा। बिस्मांगी मिश्रण है। ठीक है, नंगनी आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन को अप्रभावित रखा जा सकता है, निलंबन के कणों के नीचे बैठ जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से 1 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन नहीं है? तो परागन और निषेचन जो है अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण नहीं है। अलैंगिक जनन के कुछ उदाहरण जैसे विखंडन, मुकुलन, वनस्पतिक प्रचार, रेणुजनक, हाइड्रा और ईस्ट और सी स्टार सभी क्या करते हैं? अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट था, किसी जीव का खंड होकर जनन किसका उदाहरण है? तो पुनर्जनन कहलाता है। किसी जीव का खंड होकर के जनन क्या कहलाता है? तो पुनर्जनन कहलाता है। और पुनर्जनन होता क्या है? तो पुनर्जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर के नए जीव, अपने अंगों से नए जीव पैदा कर सकता है। प्लेनेरा और हाइड्रा जैसे जीवों में पुनर्जनन देखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र था। प्रबल एवं असमान होता है, दुर्बल एवं एक समान होता है, प्रबल एवं एक समान होता है, या फिर दुर्बल एवं असमान होता है। तो आगे देखते हैं, विद्युत धारा ले जाने वाली प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मजबूत और समान होते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? मजबूत और समान रूप से वितरित होती है। नेक्स्ट था, बिली का मुख्य कार्य क्या होता है? बिली आपको पता है छोटी आंत में पाया जाता है, ये पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। ठीक, तो बिली का मुख्य काम हो जाएगा छोटी आंत में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित भोजन से क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी छवि यानी इमेज का आवर्धन धनात्मक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हैं, तो छवि कैसे बनेगी? तो छवि वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित करता है, तो बल द्वारा संपादित कार्य क्या होगा? तो आपको पता है बल कार्य बराबर होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है कितना है? 20 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का, यानी टोटल कार्य हो जाएगा कितना? 20 जूल हो जाएगा। तो जब बल विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब विपरीत दिशा में होगा तो कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। वहीं अगर
लंबवत दिशा में होगा। अगर बल विस्थापन का लंबवत दिशा में लगाया जाता है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अगर बल को विस्थापन की विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। आगे जो प्रश्न पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह किस धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, तो यह तांबा, जो ऑप्शन में था तांबा कॉपर धातु से अभिक्रिया नहीं करता, चूंकि तांबा एक निष्क्रिय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी सेल का विद्युत वोल्टेज 4 वोल्ट है और उसमें 2 एम्पियर की धारा ली जाती है तो प्रतिरोध कितना होगा। इसको फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, V = IR। इस प्रकार से इसका जो प्रतिरोध निकलता, रेसिस्टेंस निकलता 2 ओम हो जाता आंसर। आंसर क्या होगा इसका, 2 ओम। नेक्स्ट है, अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन 60 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका वजन लगभग कितना होगा। तो चंद्रमा पे आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 होता है। चंद्रमा पर वजन कितना है, 60 न्यूटन, तो पृथ्वी पर हो जाएगा 60 × 6, मतलब कितना हो जाएगा, 360 न्यूटन हो जाएगा। अगला था, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो पावर, शक्ति कहते हैं। पावर = होता है वर्क अपॉन टाइम, और ऐसा यूनिट पावर का होता है वाट, जिसे हम जूल पर सेकंड के नाम से भी जानते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, किसी प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। कोई प्रतिरोधक है, उसकी प्रतिरोधकता किस कंडीशन में नहीं बदलेगी, यदि पदार्थ और तापमान को स्थिर रखते हुए चालक का आकार बदल दिया जाए तो प्रतिरोध नहीं बदलेगा। यदि पदार्थ और तापमान को क्या करेंगे, स्थिर रखेंगे, और चालक का आकार क्या कर देंगे, तो बदल देंगे, इसके बाद प्रतिरोध नहीं बदलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिरोध पदार्थ की प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर तो निर्भर करता है, ना कि उसके आकार पर निर्भर करता है। ठीक। नेक्स्ट जो था, यदि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही दिया गया था। तो ओजोन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, ओजोन के बारे में पूछा गया था। यह प्रश्न क्या किसके बारे में था, तो ओजोन के बारे में था। और ओजोन का फॉर्मूला आपको पता है, ओजोन क्या होता है, O3 हो जाएगा। ओजोन क्या है, तो O3 होता है। सही आंसर है, 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के बना होता है। और ओजोन के बारे में आपको पता है कि समताप मंडल में का भी भाग है, किसका भाग है, समताप मंडल का भाग है। और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह के आने से पहले ही क्या कर लेती है, रोक लेती है। अगला जो प्रश्न था, एड्स एवं गनेरिया यह सब कैसे होता है, ठीक है, तो यह दोनों ही यौन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, STI है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी था। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से इनमें से निलंबन किससे बनता है। इनमें से निलंबन के बारे में पूछा जा रहा है, इनमें से निलंबन किससे बनता है। सही आंसर हो जाएगा डी, द्रव और ठोस से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाष्पीकरण किस में होता है, केवल द्रव में, केवल प्लाज्मा में, या दोनों में, तो द्रव और प्लाज्मा दोनों में हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट था कि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल एवं एक समान होता है। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो प्रबल एवं एक समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्न से कौन OH- आयन देता है। इनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है OH- देता है। नेक्स्ट था कि pH स्केल में किसका आयन मिलता है, pH स्केल में किसका आयन मिलता है, तो H+ का मिलता है। नेक्स्ट था, अलैंगिक प्रजनन में क्या नहीं होता है, अलैंगिक प्रजनन में निषेचन नहीं होता है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला था, कोशिका की खोज कब हुई थी। कोशिका की खोज आप लोग जो पहले भी आ चुका है, 1665 में हुआ था कोशिका की खोज। यहाँ पे चारों ऑप्शन के साथ में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल कितना सीट जीता था, बीजेपी के द्वारा जीता गया कुल सीट था 240। कौन सा ऊतक में लेटरल एपिकल इंटरकैलरी पाया जाता है, तो ये विभाज्योतक हो जाएगा, किसमें, तो विभाज्योतक में। निलंबन के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो सकता है, ये गलत है। आगे, इनमें से ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करना ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। इस लिस्ट में इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, तो लोहा हो जाएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम क्रियाशील लोहा हो जाएगा। विलियन की अवस्था जिसमें और अधिक पदार्थ नहीं मिलाया जा सकता है, तो क्या हो गया, संतृप्त हो जाएगा। विलियन की अवस्था जिसमें और अधिक पदार्थ नहीं मिलाया जाएगा तो संतृप्त हो जाएगा। अगला था, मेज पे रखी वस्तु को d दूरी तक विस्थापित करके उसी दिशा में बल लगाया जाता है तो क्या कार्य क्या हो जाएगा, उसी दिशा में है तो धनात्मक हो जाएगा।
25 का 25% था मैथ में क्वेश्चन, मैथ तो सिंपल ही पूछा जा रहा है। 25 का 25% कितना हो जाएगा? 0.0625, चूँकि 25% 100 हो गया बटा 100, 25/100, 25 से आपको पता है 625 होता है, और नीचे 4 शून्य है, 4 शून्य के पहले दशमलव लगेगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो 26 दिसंबर का जो पेपर था थर्ड शिफ्ट का, उसके सभी प्रश्नों को भी देख लिया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।